सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फर्दर और जो टॉपिक्स बचे हुए थे। मतलब कि मैंने दो टॉपिक्स तो बता दिया था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और जो टॉपिक्स है कूलम्स लॉ वगैरह है, कूलम्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और भी जितने आगे टॉपिक है हम उनको कवर करने वाले। तो हमारा जो आज न्यूली फ्रेश टॉपिक है उसका नाम है कूलम्स लॉ। इसके पहले दो टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं, उसके बेसिक्स भी कंप्लीट करवा दिया मैंने काफ़ी अच्छे से। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ये एकदम अच्छे से कवर करवा दिया, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा। ये क्या होता है अब जो है कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ देखिए, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ये क्या होता है? किन्हीं भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में, ये पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 नाम ले देते हैं, इनके बीच में जितना भी फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, दोनों अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपल्सन क्रिएट करेंगे। अगर दोनों अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में जितना फोर्स लगेगा, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या जिस फोर्स से रिपल्सन करेंगे, वो फोर्स हम पता लगाएंगे, उसी को बोलते हैं क्या? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या करता है? इन दोनों के बीच में टीनी पार्टिकल, मतलब टीनी चार्ज के बीच में हम क्या निकालते हैं? पॉइंट चार्ज के बीच में क्या निकालता है? फोर्स निकालता है, उसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ। ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये इन दोनों का डिस्टेंस, ये इन दोनों का डिस्टेंस होगा वो r, इसी का स्क्वायर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और फोर्स जो होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी Q1 Q2 के। तो यानी कि इसका जो एक्चुअल फार्मूला निकल आएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे हम, तो ये पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये आ गया हमारा फोर्स, ठीक है। ये आ गया हमारा फोर्स से निकालते हैं इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कितना अट्रैक्शन या कितना रिपल्सन है, वो हमारा ये फोर्स बताता है, ठीक है। अब इतनी सी बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी एक और वैल्यू होती है K, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरे टर्म को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K से डिनोट करते हैं। इस पूरे की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ ये हम न्यूमेरिकल डिजिट लिख चलते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। पहली बात क्या है, मैंने फिर से रिकैप करवा दी था। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं। कूलम्स लॉ क्या करता है? किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में जितना फोर्स लगेगा, अब वो चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, वो दोनों फोर्स के कितना फोर्स लग रहा है, या अट्रैक्शन या रिपल्सन, फोर्स जितना भी होगा उसी को बताता है हमारा कूलम्स लॉ। और ये जो होता है इन दोनों के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, चार्जेस का प्रोडक्ट जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट जिसको हम K बोलेंगे, और Q1 Q2 ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये R हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये फोर्स का एक फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वही दिया हुआ है, ये जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इसका फार्मूला आ गया, और ये K की वैल्यू दी हुई है, और K की एक्चुअल वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो ये दी हुई है, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू टीनी चार्जेस, किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लगेगा उसी को बताता है हमारा कूलम्स लॉ। और ये क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी, ER। इसको मैंने बताया ये परमिटिविटी होता है, और ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, पहले हम किसी मीडियम, जिस मीडियम की परमिटिविटी हमको निकालनी होती है उसकी परमिटिविटी लिख लेते हैं, अपॉन में इसकी मीडियम की, मतलब कि वैक्यूम की परमिटिविटी डाल देते हैं, तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी आ जाता है। बस इतना सा काम इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
हमारा एक टॉपिक हो गया कूलम्स लॉ होगा, इस पे न्यूमेरिकल अभी मैं करवा दूंगा। और न्यूमेरिकल में मुझे अभी वो भी करवाना है, मैंने अभी कल जो है एक फार्मूला बताया था मैंने, Q इज इक्वल्स टू एन ई, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक बॉडी है वो दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है, तो वो जो चार्ज ट्रांसफ़र करेगी वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में चार्ज ट्रांसफ़र करेगी। उसी का ये फार्मूला आया था Q इज इक्वल्स टू एन ई। तो हम इस पे भी न्यूमेरिकल देखेंगे, कैसे न्यूमेरिकल होते हैं उस पर देखेंगे, और इस पे भी कूलम्स लॉ पे भी न्यूमेरिकल देखेंगे अभी। अब एक टर्म और जान लेते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस ये क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ चार्जेस आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कि कई सारे चार्जेस होंगे जब, तो हम उसका वेक्टर सम लेंगे। अगर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक चार्ज मान लीजिए यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, ये तीनों ऐसे कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आएगा ऐसे ही। और यहाँ पे Q है चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, यहाँ पर भी Q चार्ज है, ठीक है। इन दोनों का, इन सब का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, मतलब कि दोनों सब सेम चार्ज हैं, इक्वल चार्ज है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे फोर्स बताओ, तो इन सब की वजह से यहाँ पे फोर्स होगा, ठीक है। इन सब की वजह से यहाँ पे फोर्स होगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम जो है इसका फॉर्मूला तो लगाएंगे ही, पर साथ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब हम इसको वेक्टर सम से ऐड करेंगे, वेक्टर सम से। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये ऐसे होगा, देखिए, अगर इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो होगा फोर्स होगा, वो यहाँ प्लस Q है, ये भी प्लस Q, तो ये इसको करेगा रिपल्सन, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये Q है और ये Q, ये तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसकी वजह से भी चार्ज यहाँ पे ऐसे लगाएगा, अपना फोर्स लगाएगा, तो ये इस तरफ ऐसे आएगा। अभी मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये वाला, तो इसका हम वेक्टर सम लेने वाले हैं, मतलब इन सब का, तीनों का वेक्टर सम लेंगे। वेक्टर सम जो आएगा उसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और कुछ नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बस, ठीक है। अब क्या है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ा जान लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दो के दोनों होते हैं। मतलब कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दो के दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, कभी अट्रैक्ट करेंगे कभी रिपल्सन करेंगे। अट्रैक्शन कब करेंगे, जब दोनों चार्जेस, जब ऐसे एक प्लस Q चार्ज हो और एक माइनस Q चार्ज हो, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज, या फिर ये माइनस Q चार्ज, या फिर ये माइनस Q चार्ज, सेम चार्ज होंगे तो वो रिपल्सन करते हैं। इतनी सी बात है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाउ मच फोर्स नहीं, मतलब मच स्ट्रॉन्गर फोर्स, मतलब ये जो होगा, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 10 की पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ये ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। कूलम्स डिपेंड ऑन मीडियम, ये कूलम्स लॉ जो होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया ना अभी, ये K, ये इसका मतलब क्या होता है पता है, जैसे ये जो बीच में, जैसे कि इसके बीच में अगर कोई मीडियम है, जैसे कि मीडियम कैसे, एयर का मीडियम है या किसी चीज़ का मीडियम है, वैक्यूम है, तो उसका एक मीडियम होता है, वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ये जो K होता है ये एक तरीके का मीडियम है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ये दोनों के फोर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो फोर्स को कम करता है, और कम करता है, गिरा देता है, ठीक है। तो यही इसका काम है, K का। तो अगर हम एयर की बात करें तो एयर का अलग होगा, ठीक है। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये अलग होगा एयर का, हम उसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। एयर का हो गया, वैक्यूम का हो गया, वाटर का हो गया, या फिर कंडक्टर का इन्फिनिटी चला जाता है, लेकिन ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इसको, समझ आएगा कि ये जो है हमारा डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऐसा तो होता नहीं कि हमको पृथ्वी उठा के फेंक देती है, ऐसा नहीं होता ना। तो ग्रेविटेशन में जो होता है, जो हमेशा अट्रैक्शन की क्षमता होती है, डजंट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने बता दिया, कूलम्स
लॉ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बता दिया। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही है कि जो वेक्टर सम लेंगे हम, जितने भी चार्जेस होंगे सबका जहाँ जहाँ प्लेस होंगे हम उसका वेक्टर सम लेने वाले हैं, ठीक है। अब इतना जो मैंने बता दिया, इसको अब न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। अब एक ये क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। अब इसको थोड़ा करके देखते हैं, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, करके देखते हैं। तो ये बोला हुआ है कि दो चार्ज हैं, ठीक है, Q1 Q2, ये दोनों एक ही सेपरेशन पे है, मतलब कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं Q1 Q1 या फिर Q बोल देते हैं, ठीक है। दो चार्ज हैं। अब ये जो है सेम चार्ज है तो हमको पता है रिपल्सन करेंगे तो ये इस तरफ इसका फोर्स लगेगा और एक तरफ इसका फोर्स लगेगा। इन दोनों का सेपरेशन दिया हुआ है 1 मीटर कि ये दोनों इतने डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला जो होता है K फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या दिया, हमको क्या करना है, मिनिमम फोर्स निकालना है। ये दोनों सेपरेशन है। एक बार क्वेश्चन मैं आपको फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, ठीक है। मिनिमम फोर्स हमको फाइंड करना है जब कोई सेम चार्जेस जो है कम से कम चार्ज जो है प्रोड्यूस करेगा, अगर हम उसको 1 मीटर के सेपरेशन पे रखते हैं तो, ठीक है। तो निकाल दिए। हमको F मिनिमम निकालना है। F मिनिमम फोर्स मिनिमम कब होगा, देखिए हम जो है अब हम क्या करते हैं, देखिए ये तो हमारा कांस्टेंट होगा, इसको हम छेड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स है 9.9 इंटू 10 पावर 9, ये इसकी तो फिक्स है, इसको को छेड़ नहीं सकते हैं हम। इसकी ये भी फिक्स है, इसका जो है डिस्टेंस भी फिक्स है, हम इसको भी कुछ नहीं कर सकते 1 मीटर। हम जो कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं, अगर हम इसकी जगह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबसे कम होती है, ठीक है। तो अगर हम इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दें तब जो है हमारा फोर्स मिनिमम आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ रखने वाले हैं K अपॉन K E का स्क्वायर, क्योंकि जो है दोनों सेम होता है, ठीक है। मतलब कि ये चार्ज और ये चार्ज सेम है तो E का स्क्वायर हो जाएगा जब दो चार्ज से लेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए, एक E ये और एक E ये, ठीक है। अपॉन में 1 का स्क्वायर, R का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया K E स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो इसको K E स्क्वायर लिखते हैं। ये आ गया क्या, हमारा मिनिमम फोर्स, क्योंकि हमको पता है जो E का चार्ज का इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर इसके पहले वाली वीडियो नहीं देख सकते तो इसको एक बार वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। अब इसके और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ठीक है, अब ताकि अच्छे से बेस बन सके। तो उसके पहले इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, जैसे कि अगर कोई सेम वेक्टर है, इसकी हालांकि मैंने वीडियो बना रखी है पर फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर जैसे कोई एक सेम वेक्टर है, कोई दो सेम वेक्टर है, ठीक है, अगर उनके बीच का एंगल अगर होता है 0 डिग्री, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2a आएगा। मतलब कि एक a वेक्टर जैसे मान लो 90 डिग्री का एग्जाम्पल लेते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला वेक्टर इसको मान लेते हैं हम a, इसको a मान लेते हैं, इसको भी a मान लेते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर हम सेम होगा तब ये कंडीशन अप्लाई होंगे, ठीक है। दोनों वेक्टर सेम है, इसका भी वेक्टर और इसका वेक्टर सेम होगा। अगर इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन रहा होगा तो हम इसका आंसर लिखेंगे हम √2a। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री बन रहा होगा तो इसका आंसर आएगा 2a। हम 2 को इससे इंटू कर देंगे। अब 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो √3a। अब अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो √2a। 120 डिग्री का बन रहा होगा तो a। 180 डिग्री का बन रहा होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 0। रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये शॉर्टकट है, थोड़ा सा शॉर्टकट है। हम इससे देखिए कैसे आराम फटाक से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। कई क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उसको जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसको दूसरा मान चलिए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स a है, सारी साइड्स सेम होती है।
और यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज। पूछा हुआ है कि यहाँ पे हमको फोर्स बताना है कि यहाँ पे फोर्स कितना होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ दिखा नहीं होगा, ठीक है। ये 3 चार्जेस है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे फोर्स कितना होने वाला है और साइड्स दे दिया गया है ए, ठीक है। हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी एंगल होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री। ऐसे नहीं पता तो ऐसे सिंपल सा, क्योंकि ट्रायंगल के सभी साइड्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिवाइडेड बाय 3 साइड्स है, 3 कर दीजिए तो आ जाएगा 60, सिंपल, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे निकालना, ठीक है। यहाँ पे तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, रिपल्सन करेगा ना, ये प्लस चार्ज ये प्लस चार्ज दोनों को रिपल्सन करेगा, तो इसका जो इफेक्ट होगा ये जो इस पे आएगा कि हम इस पे निकाल रहे हैं, ये इसको धक्का दे देगा तो इस साइड आएगा, और इसका जो होगा ये भी धक्का देगा तो ये इस साइड आ जाएगा। हमको पता है ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री, क्योंकि इसी को तो एक्सटेंड किए हैं तो ये भी 60 डिग्री हो गया। और ये इनका जो फोर्स होगा वो दोनों सेम ही होगा, क्योंकि सारे चार्जेस तो सेम है ना, तो F जो ये उसका होगा यही इसका भी होगा। F निकाल लेते हैं, हमारा क्या होने, F क्या होता है, हमारा पहले फॉर्मूला लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो अब हम रखेंगे वैल्यू, K तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। Q1 क्या है, इसको मान लेते हैं Q, और ये भी Q है, Q2 भी Q है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में R एक जगह A का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर आ गया, मतलब फोर्स ये आ गया। अब वही फोर्स ये भी है, वही फोर्स ये भी है। मैंने अभी क्या बताया कि अगर दो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर ही होगा ना, ये दोनों वेक्टर है और इनके बीच का एंगल जो 60 डिग्री बन रहा है, तो आंसर आता है √3a। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और इन दोनों के बीच से बिल्कुल इसका रिजल्टेंट जाता है, मतलब कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ये होगा, और इसका आंसर आएगा √3a की जगह क्या रखेंगे, हम F रखेंगे। तो अब हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं √3। अब F की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं K Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। कितना ईजी से निकल गया, ठीक है। अब इसी को अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, अगर रिजल्टेंट लगाने का एक और फार्मूला भी है R का, √a स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये इसका फार्मूला है रिजल्टेंट निकालने का। पर मैंने बिल्कुल शॉर्टकट से करके निकाल दिया आंसर, अगर इससे भी निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट से बता दें ताकि अच्छे से ईजिली निकल जाए, जल्दी से आंसर निकल जाए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं फटाक से, ये कूलम्स लॉ के क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे के साथ, ठीक है। अभी Q = NE का रह गया है, अभी उस पर भी कराऊंगा क्वेश्चन ताकि समझ में आए कैसे करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं फिर से, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे -Q चार्ज, नहीं इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे -Q चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ पे Q चार्ज, वही सेम कंडीशन यहाँ पर, ये यहाँ पे इसको अब R मान लिया गया, ठीक है, या फिर A मान लेते हैं, ठीक है, A। और हमको इस जगह पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक मतलब फोर्स निकालना है, सॉरी फोर्स निकालना है, फोर्स। तो आप कैसे निकालेंगे फोर्स, वो एक्चुअली क्या है ना, ये रात के 12 बजे के बाद वीडियो शूट हो रही है, ठीक है, इसी वजह थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और मैं सोया नहीं हूँ तो इस वजह से, बाकी ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। देखिए ये Q है, ये भी Q है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे कुछ इसका रिजल्टेंट आएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये Q है, ये भी Q है, तो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और ये -Q है और ये +Q है, मतलब ये -Q अपनी तरफ खींचेगा तो इसका ये कुछ इस तरफ आएगा, ऐसे आएगा ना। हम इसका फोर्स निकाल लेते हैं F। हमको पता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो Q1 Q2 दोनों सेम है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, R के यहाँ A स्क्वायर, तो A स्क्वायर लिख देते हैं, ये Q है, ठीक है। अब हम इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं K Q1 Q2, मतलब दो के दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम ये जो है ये हम माने नहीं रखता है, हमारा मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है। हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे जो उसका एक्चुअल वैल्यू होगा, तो यहाँ पे Q है, यहाँ पर भी Q है, तो इसको ऐसे लेंगे Q का स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, मतलब ये दोनों फिर से सेम आ गया है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा अब निकाल लेते हैं। हमको पता है ये 60 डिग्री होता है, ठीक है, ये 60 डिग्री होता है और ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है, सॉरी 60 डिग्री, ठीक है।
और यहाँ पे ये जो है बना रहा है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री माइनस करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 120 डिग्री। तो ये इसका एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। तो सिंपल सी मैथ्स है। हमको पता है आंसर जो होता है रिजल्टेंट जो होता है बिल्कुल बीचों बीच जाता है। तो मतलब ये बीचों बीच ऐसे जाएगा इसका नेट। ठीक है, एफ नेट की बात करते हैं। तो अब मैंने बताया इसका मैग्नीट्यूड से मतलब ये फोर्स और ये फोर्स मतलब ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है दोनों वेक्टर सेम होने वाले हैं। ये भी वेक्टर सेम है, ये भी वेक्टर सेम है। मैंने अभी शॉर्टकट मेट्रिक में ये भी बताया है कि अगर दो एंगल का सम मतलब दो एंगल अगर 120 डिग्री पे है और दोनों सेम है तो उसका रिजल्टेंट जो आता है वो आता है ए। मतलब इसका जो एक ही आंसर आ जाएगा, मतलब यही वाला आंसर आ जाएगा। एफ नेट आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, सिंपल है, कोई भी टफ नहीं है बिल्कुल भी। और इस पर और क्वेश्चन है प्रैक्टिस करवाने के लिए, अभी और क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, तो अभी मैंने कितना टॉपिक कवर करवाया, केवल 2 टॉपिक कवर करवा पाया हूँ अभी, एक ये और एक ये। आप इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया और उस पर अभी न्यूमेरिकल भी रह गए। अब एक काम करते हैं, पहले Q = NE पे न्यूमेरिकल लगा देते हैं क्योंकि उस पर मैंने अभी एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगवाया है। वो एक फार्मूला हो गया और ये एक दूसरा फार्मूला मैंने आज जो अभी दिया है। ठीक है, कूलम्स लॉ का। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा तो उसका एक और फार्मूला हो जाएगा, उस पर भी क्वेश्चन करवाना है। तो ठीक है, पहले इस तक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेट, सो Q = NE के कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उसमें दिया रहेगा चार्जेस दिए रहेंगे, हमको Q = NE करके हमको निकालना रहेगा। सो निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे रहेगा और इसको यहाँ साइड में करते हैं। क्वेश्चन तो दिख गया ना कैसे होगा, तो अब इस पे करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल, बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, ए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है क्वेश्चन। ठीक है, हमको निकालना है कि ये ट्रांसफरेबल है कि नहीं, ये जो है ये पॉसिबल है कि नहीं, इस चार्ज को हम मतलब कहीं और ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमको पता है Q = NE फार्मूला होता है, इसी के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में हम चार्जेस को भेज सकते हैं। ये क्या होता है इसको मैंने बताया था अभी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस होता है पर इसे हम माइनस नहीं लेते हैं। ठीक है, ये इंटीजर होता है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में गया वो बताता है, और ये चार्ज यही होगा, ये वाला चार्ज जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब निकालते हैं हम। ठीक है, हमको क्या निकालना, n निकालना। तो Q/E = N, इसी को मैंने इस साइड भेज दिया, E को मैंने इस साइड भेज दिया। ठीक है, अब रखते हैं, वैल्यू रख देते हैं। अब E की वैल्यू रखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सी रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, इससे ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब 1 जो होता है वो इंटीजर होता है, 1 जो होता है वो इंटीजर होता है, तो ये जो है ट्रांसफरेबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये टफ नहीं है। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन बस, उसके बाद Q = NE का काम तमाम करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम, ये ट्रांसफरेबल है कि नहीं है। फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे Q = NE, और हम फिर उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे, Q/E = N। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। Q की वैल्यू क्या होगी 1.6 × 10⁻⁻20 अपॉन E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 10⁻⁻20। अब ये जो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻19, तो ये आएगा कितना 10⁻⁻1, यानी कि 1/10। इसका मतलब है 0.1। अब 0.1 एक इंटीजर नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने बता दिया किस तरह से टैकल करने हैं क्वेश्चन को, अब आप देख लीजिएगा कैसे करना है। ठीक है, वेट। ठीक है, अब ये हो गया Q = NE पे क्वेश्चन हो गए, कूलम्स लॉ पे भी क्वेश्चन हो गए। कूलम्स लॉ पे खैर अभी और क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमारा जो टॉपिक्स और ज़्यादा है वो रह जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह रह जाएगा, तो अभी उसको पहले देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ऐसा चीज़ आप समझ लीजिए, एक तरीके का फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक तरीके का फील्ड होता है, एक 3D स्पेस जिसे कह सकते हैं, चार्जेस के बाजू, जिसके बीच में अगर कोई और चार्जेस आता है तो वो उसको अट्रैक्शन फील करेगा या फिर रिपल्सन फील कराएगा, मतलब कि उस पर फोर्स लगाएगा। जैसे कि एक अगर क्यू चार्ज यहाँ पे है, ऐसा कुछ फील्ड 3D स्पेस हो जाता है, 3D स्पेस कवर करता है ये अपनी तरफ, ठीक है। इस बीच अगर प्लस क्यू चार्ज आता है, तो इसको बाहर फेंक देता है, मतलब रिपल्सन क्रिएट कराएगा। अगर माइनस चार्ज होता है तो इसको अपनी तरफ खींचने लगता है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी जो एक्चुअल जो मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इसमें है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसका फील्ड 3D स्पेस, किसी भी चार्ज के बीच में, चार्ज के आसपास कोई 3D स्पेस होगा, उसके अंदर अगर हम कोई भी चार्ज लेके आएंगे, जनरली हम उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, जब इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज अगर हम लेके आते हैं तो वो जो है कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो फोर्स रिपल्सन का एक्सपीरियंस करेगा या तो वो अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया, ठीक है, एक टॉपिक क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अब एक कूलाम्ब चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन शॉर्ट हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना वो क्या होता है, किसी भी चार्ज की वजह से एक कूलाम्ब चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, बस उसी को बोलते हैं। ऐसे अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इसके यहाँ इतनी दूरी पे कोई और चार्ज है, तो यहाँ पे 1 कूलाम्ब का, तो इसकी वजह से इस जगह पे कितना फोर्स लगेगा, एक कूलाम्ब पे कितना फोर्स लगेगा, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आते हैं कोई इस पे, ठीक है। मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दिया है, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज होता है, मैंने बताया अभी कि टेस्ट चार्ज पे, और इसका जो वैल्यू होगा ये 1 कूलाम्ब होगा, 1 कूलाम्ब, यानी कि हम ये जो इस क्यू की वजह से इस 1 कूलाम्ब चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फार्मूला क्या होता है, E=KQ/R²। ये ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जैसे अगर यहाँ पे फोर्स निकाल रहे थे हम, तो फोर्स में क्या रखते हैं, KQ1 Q2/R²। तो अब वैल्यू पुट करते हैं KQ1, अब यहाँ पे ये तो 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो R², यही होगा। यह इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ई से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। डायरेक्शन किस जगह होगा, अगर ये पॉजिटिव है, तो इसके ये इस साइड रिपेल करेगा, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इमेजिनरी स्मूथ कर्व रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव की वजह से हमेशा लाइन बाहर जाती रहती है, ऐसे ऐसे करके आगे है भी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इस लाइंस पे अगर कोई भी चार्ज अगर आता है तो पॉजिटिव की वजह से वो दूर जाएगा। अब मान लो अगर ये नेगेटिव चार्ज था तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो बताती हैं कि इस पर जो है अगर हम चार्ज रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, बस इतनी चीज़ करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी स्मूथ कर्व होती है, ये एक्चुअल में होती नहीं है, हम इसको मान लेते हैं कि इस जगह पे हम अगर चार्ज रखेंगे तो इसे भागेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, इमेजिनरी स्मूथ कर्व रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, सॉरी, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, क्योंकि ये टूट नहीं सकती बीच में। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर यहाँ पे चल रही तो इसका मन करे यहाँ पे ब्रेक कर जाए उसके बाद आगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जाएंगी और पूरी के पूरी जाएंगे, कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा, वही बता रहा है ये, ठीक है। आगे क्या है, ये मैंने बताया पॉजिटिव की वजह से ये आगे जाती हैं, दूर जाती हैं, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको, रेडियली आउटवर्ड, और इसको रेडियली इनवर्ड, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड यानी कि ये जो है रेडियस के अलोंग आउटवर्ड बाहर जाती हैं और ये रेडियस के अलोंग अंदर जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
ये चीज़ कंप्लीट हो गई। पॉजिटिव की वजह से दूर जाता है और नेगेटिव की वजह से अपने अट्रैक्ट करता है। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो तो क्या होता है, यहाँ से जाएगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे होता है लूप नहीं बनाते कि यहाँ जाएँ फिर यहाँ से घूम के, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इधर जाएंगे और यहाँ नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएंगे। ये डिसकंटिन्यूस नहीं कंटिन्यूस होगा, सॉरी ये मिस्टेक है। ठीक है, कंटिन्यूस मतलब ऐसा कहीं ब्रेक नहीं होंगी, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ये ब्रेक जो दिख रहा है ये ब्रेक नहीं है, ये इन्फिनिटी से आ रही है चीज़ें। ठीक है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इसकी लाइन जो इन्फिनिटी तक गई होगी फिर इन्फिनिटी से घूम के यहाँ पे आया है, जहाँ पे ख़त्म हो गया। ये ऐसे बता रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे कि ये दो लाइन्स है, कभी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, कभी बीच में कट नहीं कर सकती हैं, और ये बता रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन बता रहा है, अगर ये पॉजिटिव है अगर नेगेटिव है, अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज को छोड़ते हैं तो वो पॉजिटिव के नेगेटिव तरफ जाएगा, वही बता रहा है। और अगर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरफ रखते हैं, मतलब पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ रख देते हैं, अगर तब फेंकेंगे, और अगर हम ग्रेविटी को नेग्लिजिबल कर देते हैं तो ये इसी के साथ अलॉन्ग ट्रैवल करेगा और ऐसे जाता जाएगा आगे। बस वही बता रहा है। ये क्या है, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है जहाँ पे जितना ज़्यादा घना क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, उतने ही वहाँ पे ज़्यादा वो होंगे, स्ट्रेंथ होगी उसके। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से ऐसे निकल रही है चार्जेस, मैं इतने सिर्फ इलेक्ट्रिक बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे एक लेते इतने एरिए को, इतने एरिया में 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक लाइन हो गई, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई। और यहाँ पे जब लेंगे तो यहाँ पे उतने ही एरिया के लेंगे तो यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे कम फोर्स लगेगा। बस इतना से बताने का मतलब, जहाँ क्राउड होगा वहाँ कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, और जहाँ पे ज़्यादा मतलब उधर ज़्यादा होगा, जहाँ क्राउडिंग होगी उधर जो है हमारा फोर्स ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। और जहाँ पे दूर होते चले जाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कम हो जाएगा, फोर्स भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा। यूनिट चार्ज नंबर ऑफ लाइन्स, मतलब कि जो लाइंस निकलती हैं ये कितनी होती है किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब एक चार्ज की वजह से कितनी होती हैं, तो ये होती है 1/ε0। और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी 8.85 × 10⁻12। ये इतनी फील्ड लाइंस एक पॉइंट चार्ज से निकलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब आगे क्या है, अब ये जो है मैंने कितना कंप्लीट करवा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है, इतना मतलब पढ़ना है अभी और, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ इस मूवमेंट में। तो अभी तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके पहले जो वीडियो थी उसको ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तब तक के लिए अभी गुड बाय और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।